क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में मैं आज बताना चाहूँगा। मोस्ट कॉमन आर, आपने जैसे बताया, लाइफस्टाइल डिजीजेस, मतलब डायबिटीज। अगर आपको मानो छोटा मोटा किडनी डिजीज है भी, तो आप उसको बहुत हद तक, काफी हद तक कंट्रोल में रख सकते हो। अच्छा। उसके ऊपर सिर्फ दवाइयों पे ही भरोसा मत करिए प्लीज। लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डोंट स्मोक, वेट कंट्रोल, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सो इट इज अ मिक्स्ड कॉम्बो। एंड अगर आप अपने पे भरोसा रखते हो एंड यू बिलीव योर डॉक्टर्स एंड डू द राइट थिंग्स राइट, इन अ significant number of patients you will be able to do good. मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा 2026 में काफ़ी सारे अच्छे दवाइयाँ आए हैं डायबिटीज़ के फील्ड में। नमस्कार दर्शकों, पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ आज हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। बात करें आज का ये जो पूरा सेशन होने वाला है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना, एक ऐसा हमारे बॉडी का एक ऐसी चीज़, एक ऐसा पार्ट जिसको कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन दैट इज़ द मोस्ट सीरियस। अगर बात करें तो वो पार्ट हमारे बॉडी के लिए रहने वाला है। लेकिन हम सोचते हैं कि जब वो बीमारी हमें डिटेक्ट होता है, जब वो बीमारी हमें हो जाती है, या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स किसी को भी हो जाती है, तब जाके हमारे होश ठिकाने पर आती है कि अब क्या करना है। लेकिन दर्शकों देखिए, घबराने की बात नहीं है। ये कहा जाता है कि अगर हम पहले से सचेत रहे, प्रिकॉशंस लेकर चले और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, तो हम कोई भी बीमारी को, कोई भी जो भी डिजीज़ है उसको मात दे सकते हैं। सबसे पहली बात करेंगे किडनी के बारे में, क्योंकि किडनी एक ऐसा चीज़ है जो कि हमेशा से इग्नोर होता आ रहा है, लेकिन इसी से न जाने कितने सीरियस डिजीजेस अराइज हो सकते हैं। तो देखिए, आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, हम आपको मुलाकात करवाएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मित्रा from Hyderabad Apollo. Hello sir, welcome to खबर समय। Thank you very much. Thank you so much sir for coming today, क्योंकि आज का ये डिस्कशन बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं किडनी हेल्थ को लेकर, डायबिटीज़ को लेकर, डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट को लेकर, क्योंकि ये सारी चीज़ ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लगातार काफ़ी सालों से आप इस फील्ड में हो, तो सर किडनी डिजीज़ जो कहा जाता है ना, ये कैसे होता है? कि अगर कोई आपको आके कहता है कि मेरे को ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आप किस तरीके से उसको बता पाते हो कि हाँ, ये किडनी डिजीज़ हो सकता है? सबसे कॉमनली मैं यही बताना चाह रहा हूँ, किडनी डिजीज बोलते जो आम आदमी समझता है वो है किडनी फेलियर। एग्जैक्टली। तो उसके दो तरह के होते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज। मतलब मैं जस्ट आपको एक बताता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ है, ओवर टाइम 10 साल के ऊपर साधारणतः पता होता है। उसके बाद उसको हाइपरटेंशन भी है साथ में, उसने ध्यान नहीं दिया, क्रिएटिनिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, 1.5, 1.7, 1.8, 2.3, मेरे पास जब आया 3.2। वो एक सेगमेंट है, उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, जिसको ग्रेजुअल, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल, ये इसका धर्म है। ऑन द अदर हैंड सोच के देखिए, पेशेंट जिसको फॉर एग्जांपल कॉलेरा हुआ है किसी को, या बहुत गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ है, कोई हार्ट अटैक होके ब्लड प्रेशर डाउन हो गया तो उसका किडनी फेलियर हो गया, कोई दवाइयों से बहुत ज़्यादा पानी निकल गया बॉडी से। सो दीज आर द कॉमन थिंग। दिस इज कॉल्ड एक्यूट किडनी इंजरी। मतलब क्या है, इसको अगर आप संभाल सकें, मतलब फ्लूइड्स दे के हो, ज़रूरत पड़ने पे डायलिसिस करने पे हो, इन्फेक्शन कंट्रोल करने पे हो, जो भी है ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसमें किडनी फंक्शन इज लाइकली टू इम्प्रूव। अब वो नॉर्मल तक जाएगा कि नहीं वो बात अलग है, बट डेफिनेटली। सो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, हम लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड एक्यूट किडनी, बट जनरल पब्लिक जब किडनी डिजीज के बारे में बोलता है वो बेसिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज ही समझता है, बिकॉज एक्यूट किडनी इंजरी बहुत सीरियस होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, और उसको समझ नहीं आता, वो स्ट्रेट हॉस्पिटल जाना। अवेयरनेस के लिए भी कहीं ना कहीं एक जरूरत है कि किसी को लूज मोशन हुआ, बहुत ज़्यादा बीपी डाउन हो गया, एक्सीडेंट हो के ब्लीडिंग हो गया, पत्थरियों से रुकावट आ गया, तो उस हालत में
उसको बेटर है कि उसको उसमें डिसीजन लेने का ज़रूरत नहीं है, लेट हिम कंसल्ट अ डॉक्टर। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में मैं आज बताना चाहूँगा। इन एडल्ट्स मैं इसीलिए बता रहा हूँ, जनरली मतलब 18 साल की उम्र, बच्चों का अलग कैटेगरी है, उस पर आज मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। 18 साल की उम्र मोस्ट कॉमन आर, आपने जैसे बताया, लाइफस्टाइल डिजीजेस, मतलब डायबिटीज डायबिटीज डायबिटीज, हाँ, जितना बिल्कुल सर, बोला ये जाए। कई बार कहा जाता है ना कि डायबिटीज भी एक कारण हो सकता है, कार भी नहीं, मोस्ट वही कारण है, इम्पॉर्टेंट right? किडनी खराब। इम्पॉर्टेंट कॉज, ऐसा मैं ये नहीं, अराउंड 40 to 45% हमारे देश में, बाहर के देशों में भी पेशेंट्स जो डायलिसिस पे आते हैं वो डायबिटीज के ही शिकार हैं, मतलब उसी की वजह से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी डू टू लिटिल टू लेट। हम बहुत पहले तो अरे डायबिटीज कुछ नहीं, मैं संभाल लेता हूँ, 3-4 साल इसी में गया, फिर मैं ये करता हूँ, मेथी का पानी पी रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, दवाई लिया नहीं, उसमें ब्लड प्रेशर हाई हो गया, वो भी नहीं देखा। सो जब उनको आपने जैसे बताया, जब समझ में आया, इट इज़ टू लिटिल टू लेट। तो स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट ब्लंटली एंड फॉलो अप। तो डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी तरह से, चाहे आपको कितनी भी दवाइयाँ खानी हो। लाइफस्टाइल डेफिनेटली, डाइट, एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अप्रोप्रिएट मेडिसिन, वो आपके डॉक्टर से बात करिए। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, 2026 में काफ़ी सारे अच्छे दवाइयाँ आए हैं डायबिटीज़ के फील्ड में, और देर इज़ अ लॉट ऑफ होप। आपने पूछा ये क्योर किया जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है, डेटा है, मैं सिलीगुड़ी में बैठ के होगा कि नहीं ये नहीं बता सक रहा हूँ, बट यस देयर आर प्रिलिमिनरी डेटा कि अगर आपने इस बीमारी को जल्द पकड़ा और सही तरह से इलाज किया, यू कैन ऑलमोस्ट रीच नॉर्मल एजिंग का डिटेरियोरेशन है। अब कोई 90 साल तक होगा, उसका किडनी 20 साल के तरह काम नहीं करेगा, तो वो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस तक आप पहुंच सकते हो। बहुत डेटा है। आजकल काफ़ी सारे मेडिसिन आ गए हैं, एस इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो वो टेक्निकल हो जाएगा। बट ये उसके ऊपर सिर्फ दवाइयों पे ही भरोसा मत करिए प्लीज़। लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डोंट स्मोक, वेट कंट्रोल, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। सो इट इज़ अ मिक्स्ड कॉम्बो, एंड अगर आप अपने पे भरोसा रखते हो एंड यू बिलीव योर डॉक्टर्स एंड do the right things right, in a significant number of patients you will be able to do good. अगर आपको मानो छोटा मोटा किडनी डिजीज है भी, तो आप उसको बहुत हद तक, काफी हद तक कंट्रोल में रख सकते हो। बट टू से कि मैं उसको, मेरा क्रिएटिनिन आज 2 है, 20 साल बाद भी 2 रहेगा, that may not be correct, but the rate of progression can be largely controlled. Sorry, अब आप बोलिए। Yes sir. सर, ये आपने कहा कि डायबिटीज एक कारण है कहीं ना कहीं, तो जितने भी दर्शक हमें सुन पा रहे हैं, बहुत सारे घर पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उनको डायबिटीज़ के शिकार हैं, तो कहीं ना कहीं किडनी की लगातार उनकी जो प्रशिक्षण है वो करवाना चाहिए। और ये क्या मैकेनिज्म है कि ये दोनों के बीच में क्या ये अगेन ये दर्शकों के लिए ही है। वो आप सिर्फ शुगर को कंट्रोल करेंगे, हम जब स्टूडेंट थे ऐसे होता है। तो घर में मैं तो बोलता हूँ कि घर में एक ग्लूकोमीटर होना चाहिए, पीरियोडिकली 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एटलीस्ट एक बार 3 महीने का जो एवरेज होता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, वो करना चाहिए। और आपके पास अगर ग्लूकोमीटर है तो हफ्ते में 1 बार 2 बार, और ज़रूरत के हिसाब से अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कम से कम फास्टिंग 2 आवर्स पोस्ट लंच और प्री डिनर ब्लड शुगर देखिए, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, जा कर के अप्रोप्रिएट मेडिसिन लीजिए। कोई देसी दवाई वगैरह उल्टा पल्टा में जाके
ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है। मैंने बहुतों को देखा है इंसुलिन छोड़ दिया, देसी दवाई ले रहे हैं। हाँ, और कई बार लोग ऐसा भी है, मैं नहीं बताना चाहती थी लेकिन मैं आपकी बात से रेफरेंस करके बताना चाहती हूँ, कई बार लोग खुद ही गूगल कर लेते हैं, हाँ, खुद ही अपने डॉक्टर बन तो जाते हैं। वो प्रॉब्लम है, फिर हाँ, जिम्मेवारी कौन लेगा? एग्जैक्टली। तो मैं बताना चाह रहा हूँ इसके साथ साथ डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर कॉन्टेक्स्ट ऑफ किडनी डिजीज में इज लाइक अ कॉम्बो। आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, आप बर्गर लेते हैं, साथ में कोक फ्री मिलता है, तो बी केयरफुल। आपको हर समय आपको मतलब पेशेंट्स को और उनके डॉक्टर्स को, सो डायबिटीज किसको है? मेरे को ना प्रेशर नहीं है, कम से कम 2 महीने में 3 महीने में एक बार प्रेशर देखना है। और आजकल के अगर आप गाइडलाइंस देखें 120 या 125 या 70 से 75 के ऊपर को प्रेशर बोला जा रहा है। सो ये मत सोचिए कि मेरा ब्लड प्रेशर जब 160 होगा तब मैं बोलूँगी कि हाँ भाई अब तो प्रेशर आया है, दैट्स टू लेट। तो थर्ड इज स्मोकिंग मत करिए, चौथा है वजन कंट्रोल करिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सैलड्स ज़रूर खाइए, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स फॉर एग्जांपल मिलेट्स, जवारी, बाजरा, सीरियल्स टाइप नहीं पॉली एंड क्या बोलते हैं मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये खाइए जिसका शुगर वो सर्ज ना हो, एंड आई थिंक इट शुड बी फाइन। प्रॉब्लम विद दीज लाइफस्टाइल डिजीजेज इज इट इज जस्ट लाइक डीलिंग विद टेररिस्ट। आपको हर समय सर्वेलेंस रखना पड़ेगा, एंड कब मेरे को लोग पूछते हैं कब तक करूं? जब तक जिंदगी है। अगर आप कर पाओगे आफ्टर अ टाइम इट विल बिकम योर हैबिट, आपको उतना दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। तो प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप छोड़ दें तो इमीडिएटली यू आर बैक इन द डंप्स अगेन। एग्जैक्टली। तो ये कुछ बातें हैं जो लगातार हम कर रहे हैं। दर्शकों देखिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हमें जानकारी लेनी है। डॉक्टर सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर डायबिटीज़ पेशेंट में ऐसे क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फैमिलीज आते होंगे, काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे कि हाँ हमें ऐसे ही सिम्टम्स हो रहे हैं, तो अब क्या सिर्फ करना डायबिटीज के? हाँ, अगर मैं डायबिटीज़ के पेशेंट में किडनी डिजीज़ को किडनी देखने डिजीज के, या सबसे पहले तो ये होगा कि शुगर ठीक कंट्रोल नहीं है, बीपी देखा नहीं है, ऑल दीज थिंग। अचानक पाँव में थोड़ा सूजन आ रहा है, रात को 3-4 बार उठना पड़ रहा है जो पहले नहीं था, और एडवांस स्टेजेस में जब किडनी फेलियर हो रहा है, तब जब सिग्निफिकेंट हो गया, जिसे हम GFR बोलते हैं, काफ़ी कम हो गया, तब आपको भूख कम लग सकती है, वजन घट सकता है, खुजलियाँ आ सकती है, रात को नींद नहीं आ सकती है, उल्टियाँ आ सकती है, और एकदम ही जब बिगड़ गया मतलब किडनी फेलियर पूरा एकदम मैनिफेस्ट कर गया, तब तो पोटेशियम वगैरह बढ़ सकता है, फिट्स आ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकता है। तब तो क्या सर ये चांसेस है कि मतलब जिनको डायबिटीज़ है उनको किडनी फेलियर उनका हो सकता है? क्या ये चांसेस है? ये कितना चांसेस होता है? वो जरूर चांसेस है, मैं तो बोल ही रहा हूँ। अगर आप रिकमेंडेशंस माने तो अनट्रीटेड डायबिटीज में एटलीस्ट 40 to 50% केसेस में किडनी फेलियर होता है। बट टाइप 2 डायबिटीज जो हमें सबसे ज़्यादा दिखता है, उसका ना कितने दिन में होगा ये नहीं बता सकते हैं। जनरली लोगों का मानना है कि 10 साल के ऊपर हो तो होता है। बट टाइप 2 डायबिटीज में कोई बहुत मोटा है, सिगरेट पी रहा है, एक्सरसाइज नहीं करता है, उसको 5 साल बाद भी हो सकता है। सो देयर इज नो अपर लिमिट। तो सर अगर हम इसके बीच में लिंक खोजने की कोशिश करें, जैसे कि डायबिटीज़ आपने बताया, हाइपरटेंशन के बारे में बताया और किडनी डिजीज़, तो ये तीनों का ही आपस में एक लिंक बना हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, एकदम पूरा बिरादरी है। ओके। सो घबराइए मत। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हाइपरटेंशन जो हो गया, या फिर जैसे सर ने बताया डायबिटीज़ भी बहुत क्रॉनिक जो डिजीज़ेस है वो ज़रूर से हो सकता है। साथ ही साथ किडनी फेलियर जैसी जो डिजीज़ है वो भी आपको हो सकता है। इसके अलावा आप बात करेंगे ट्रांसप्लांट एंड डायलिसिस को लेकर। सर कई बार ऐसा आ जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आपसे पूछते भी होंगे कि क्या ट्रांसप्लांट कराने से क्या होने वाला है। कई बार आप लोग सजेस्ट करते हैं कि हाँ अब डायलिसिस करना पड़ेगा या फिर ट्रांसप्लांट की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लोगों के मन में बहुत सारे मिथ होते हैं, तो किस तरीके के आप लोगों के पास केसेस आते हैं? मैं पहले डायलिसिस से शुरू करता हूँ। ठीक है सर। प्रॉब्लम यही है कि जब किडनी अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉक्सिन्स नहीं निकाल पा रहा है, एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, हाइपरटेंशन को संभाल नहीं पा रहा है,
पेशेंट्स को फिट्स आ रहे हैं. सो सिम्टम्स ऑफ एडवांस्ड रीनल फेलियर जब भी है जो मेडिकल मैनेजमेंट से, मानिए किसी को यूरिन कम आ रहा है, तो मैंने अगर उसको लैसिक्स या इंजेक्शन दे के यूरिन आने लग गया, तो दैट इज नॉट एन अर्जेंट इंडिकेशन फॉर डायलिसिस. किसी को मानिए एसिड नहीं मतलब निकल नहीं रहा है, कुछ दवाइयाँ दे के एसिड वो करके क्या बोलते हैं सोडा बाई का इन्फ्यूजन दे के इट बिकम्स ऑल राइट, तो दैट्स नॉट एन इंडिकेशन. बट जब भी हाई फ्लूइड ओवरलोड, पोटेशियम और भी अदर चीजें अगर रेस्पॉन्ड नहीं करें टू मेडिकल मैनेजमेंट, देन इट इज एन इंडिकेशन फॉर डायलिसिस. अब मैं दो चीजों का पूरा डिस्टिंक्शन करना चाहता हूँ. जैसे मैंने बोला कि एक्यूट किडनी इंजरी, 2 बार उसको दस्त आए, 20 बार दस्त आए, नेक्स्ट डे यूरिन नहीं आ रहा है, क्रिएटिनिन शायद 2 हो, डजंट मैटर, उसका यूरिन नहीं आ रहा है तो ही और उसका पोटेशियम बढ़ जा रहा है, पेशेंट सिक हो जा रहा है, सो दैट इज एन इंडिकेशन फॉर डायलिसिस. वेयर एज इन क्रॉनिक किडनी डिजीज 10 साल 12 साल 15 साल से डायबिटीज है, उनका क्रिएटिनिन 6 7 8 पे चल रहा है. सो ये कभी भी दर्शकों को नहीं मानना चाहिए कि मैं ना क्रिएटिनिन 5 के ऊपर नहीं हो तो मैं तो डायलिसिस नहीं करूंगा. वो आपको जरूर आपके लोकल डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट से मान के उन पे भरोसा करके चलना होगा, बिकॉज अदरवाइज देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. बहुत सारे मेडिसिन्स ऐसे होते हैं जो जब रीनल फेलियर होता है एडजस्ट करना पड़ेगा, वो भी आपके डॉक्टर्स बोलेंगे. नाउ ये एक्यूट किडनी इंजरी है तो होपफुली क्या बताया जाता है कि आप 2 3 4 5 या जितने भी ज़रूरत है ऐसे डायलिसिस किया, आस्ते आस्ते किडनी फंक्शंस फिर से इम्प्रूव करने लगता है, तो डायलिसिस नहीं भी लग सकता. वेयरएज इन अ टिपिकल क्रॉनिक किडनी डिजीज ये हो सकता है कि आपको रेगुलर डायलिसिस करना पड़े. कभी कभी पर्टिकुलरली बुजुर्गों में 80 years, 85 years, 70 years, फ्रेल पर्सन, हम लोग बोलते हैं कि भाई आप एक बार की जगह 2 बार हफ्ते में करो. टिपिकल डायलिसिस एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज मेंटेनेंस डायलिसिस इज 4 hours 3 times a week. तो हम लोग बोलते हैं ठीक है भाई आप हफ्ते में 2 बार करो. जब डायलिसिस शुरू करते हैं तब हम लोग छोटे छोटे हिस्से में डायलिसिस करते हैं, 2 घंटे का 3 घंटे का, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस होता है. तो ये सब पेशेंट्स को अच्छी तरह पता होना चाहिए, नहीं तो ना बड़ा सस्पिशन हो जाता, अरे आपने तो बोला था 2 बार करेंगे तो रोज कर रहा है. 2-3 दिन करके देन वी पुट इट ऑन अ रेगुलर स्केल. नाउ कमिंग टू ट्रांसप्लांट, एग्जैक्टली कब सजेस्ट किया जाता है? ट्रांसप्लांट इज अ बेस्ट वे ऑफ ट्रीटिंग एंड स्टेज रेनल डिजीज, मतलब irreversible kidney damage. The only absolute contraindication to transplant is a reversible renal failure. मतलब आपने गलती से मानो एक्यूट किडनी इंजरी में, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल मायलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, तो उसमें होता क्या है, बहुत रेयरली 3-4 महीने के बाद भी किडनी थोड़ा इम्प्रूव करने लगता है. दैट इज पॉसिबल. सो दी एब्सोल्यूट, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, 90% वो तो आपके डॉक्टर्स बताएंगे, बट डेफिनेटली द ओनली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज अ रिवर्सिबल रीनल फेलियर. ये नहीं होना चाहिए कि आपने ट्रांसप्लांट कर दिया और पुराना किडनी चलने लगा. दैट इज वन, बिकॉज दैट वुड बी डिजास्ट्रस. सेकेंडली, कोई फोकस ऑफ इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए बॉडी में. पाँव में गैंग्रीन है, नहीं मैं पैसे लेके आया हूँ, मेरा डोनर रेडी है, नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो इन्फेक्शन आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब भी वो दोगे, इम्यूनोसप्रेशन दोगे. थर्ड इज कोई भी कैंसर, उसके कुछ गाइडलाइंस हैं, मैं ऐसे जनरल नहीं बोलना चाहता हूँ. हर एक कैंसर का है जिसका आपने इम्यूनोसप्रेशन दिया और वो कैंसर बढ़ गया तो पेशेंट ही मर गया, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्योर. सो बारिंग दीज 3, 2-4 और होंगे, बट एवरीथिंग एल्स इज अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन. तो उसमें, बट कमिंग टू द पॉइंट, transplant, agar if it is successful, is the best way of treating end-stage kidney disease. The only problem is patient has to be fit. The second thing is the donor has to be from a family or an appropriate donor as understood by the doctor and the community. And the third is it takes a little more money. But
if the transplant happens, the outcomes are generally very good. Okay, so what is the success rate if you Yes. talk about? Yeah. Generally, अगर आप बोलें, there are two conditions again, living and cadaveric. Cadaveric मतलब जब आप डेथ बॉडी से लेते हैं, मतलब जो ऐसा नहीं होता है, उनको आईसीयू में लेके ऐसे रास्ते में कोई पड़ा हुआ है, उसका किडनी नहीं। आप नहीं ले सकते, इट डजंट वर्क. Yeah, exactly. सो आप वो उसको बोलते हैं कैडावरिक ट्रांसप्लांट. तो कैडावरिक ट्रांसप्लांट का आउटकम थोड़ा खराब होता है, बट जनरली इफ यू रियली बिलीव इट, इट डिपेंड्स ऑन अराउंड, इन अ लिविंग ट्रांसप्लांट इट शुड बी अराउंड 90 to 95%. Okay. वन, उसमें दो सर्वाइवल रेट माने जाते हैं, एक पेशेंट सर्वाइवल और एक ग्राफ्ट सर्वाइवल. मतलब पेशेंट तो बच गया बट ग्राफ्ट खराब हो गया. Okay. तो हमारे इंस्टीट्यूट में मानिए ग्राफ्ट सर्वाइवल इज अराउंड 94 to 95% and patient survival 98-99% It's a good number, at yeah. 1 year. Okay. सारा जिंदगी का कोई नहीं हिसाब रख रहा है, Exactly. Yeah. बट दैट इज द थिंग. बट आप अगर माने कैडावर ट्रांसप्लांट का डेफिनेटली वुड बी अराउंड 85 to 90% इन अ यंग पॉपुलेशन. Okay. आप किसी 70 साल की उम्र का किसी का ट्रांसप्लांट कर रहे हो, यू आर लाइकली टू गो इनटू मोर प्रॉब्लम्स. सो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट थिंग. दो चार चीजें मैं बता देना चाहता हूँ. ट्रांसप्लांट इज अ हाई वॉल्यूम स्टफ. रेगुलर दवाइयाँ लेना पड़ेगा. हर एक दवाई का साइड इफेक्ट है. अपने डॉक्टरों से संपर्क बनाते रहिए. बिल्कुल. आपके जो टेस्ट बताए हैं उनको रेगुलर करते रहिए. Understand before you undertake the transplant that there is a chance that there could be a rejection, there could be complications, and then only go into it. Okay. बीच रास्ते में जाके ये ऐसे कैसे हुआ is not a good way Exactly. of dealing with the situation. And you will have to take the medications, immunosuppressive medications, lifelong. बिल्कुल. तो देखिए ये कुछ आप कह सकते हो कि कुछ रूल्स है, कुछ नॉर्म्स हैं जो कि हमेशा से फॉलो करना चाहिए. जैसे सर ने बताया कि कोई पेशेंट अगर ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ रहा है तो ये कुछ नॉर्म्स है जो कि ज़रूर से फैमिली को, पेशेंट्स को ये फॉलो करना है. सर इसके साथ साथ आपने डायलिसिस के बारे में बताया. सर कौन से पेशेंट्स को डायलिसिस के लिए जानी चाहिए और किस तरीके से, लाइक डिफरेंट डायलिसिस टाइप्स अगर मैं जानना चाहूँ आपको, तो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं दो डायलिसिस? तरह के डायलिसिस होते हैं. ठीक है. बेसिकली एक है हीमोडायलिसिस ओके. और एक है पेरिटोनियल डायलिसिस. ओके. या पेरिटोनियल डायलिसिस जिसको पेट के रास्ते से किया जाता है, ठीक है. उसके भी अब बहुत सारे सब डिविजन्स हैं. विदाउट कंफ्यूजिंग यू, वो एक्यूट किस सिचुएशन में, मानिए मैं एक रिमोट एरिया में हूँ, मेरे पास हीमोडायलिसिस मशीन्स नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकता हूँ. बिल्कुल. बट इंडिया में आजकल अवेलेबिलिटी बेटर हो गया है, अनलेस इन द रिमोटेस्ट प्लेस. बहुत जगह आजकल हीमोडायलिसिस है. सो हीमोडायलिसिस आपको एक ट्यूब डाल के या इधर फेमोरल से या गर्दन से, मतलब इंटरनल जुगुलर से डाल के आप डायलिसिस कर सकते हो. तो हर एक के एडवांटेजेस हैं, हर एक के डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है. पेरिटोनियल डायलिसिस पेट के अंदर एक सर्जिकल प्रोसीजर से ट्यूब डाला जाता है एंड आपको दिन में 3 बार या 4 बार डिपेंडिंग ऑन द नीड आपको वो पानी एक्सचेंज करना पड़ता है. रात के मशीन के दौरान ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस भी करते हैं, विच आर बेटर बट मोर कॉस्टली. नाउ हीमोडायलिसिस डेफिनेटली गर्दन से कर सकते हो. एवी फिस्चुला किया जाता है, जिसको लोग बोलते हैं, कोई बोलता है चैनल, कोई बोलता है लाइन. एक ही चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये मैच्योर करने में अगर फिस्चुला सर्जरी सक्सेसफुल भी हुआ, एटलीस्ट 1 to 1.5 months लगता है बिफोर इट कैन स्टार्ट वर्किंग. ये नहीं होता है कि मैं आज ही ऑपरेशन करके कल सुबह से डायलिसिस कर रहा हूँ. उसके लिए टेम्पररी डायलिसिस के लिए लाइंस होते हैं, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, टनल डायलिसिस कैथीटर और पर्म कैथ्स बोलते हैं, जो थोड़ा लंबे अवधि तक चलते हैं. इमीडिएटली करना है तो जस्ट नॉन टनल कैथीटर्स डाल सकते हैं. और पेरिटोनियल डायलिसिस का बता दिया मैंने. कुछ जस्ट बताने का कोशिश करता हूँ कि अगर आप कोई पेशेंट मानो अच्छे फॉलो अप पे है, क्रिएटिनिन आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, वो बोलता है, वो बोलती है कि मुझे ना डायलिसिस नहीं चाहिए एंड आई वांट टू गो स्ट्रेट इनटू ट्रांसप्लांट, दैट आल्सो कैन बी
मैंने प्लान, बट उसमें मतलब एक भी डायलिसिस नहीं करेंगे ऐसे नहीं होगा। सब कुछ मानिए फॉर एग्जांपल फैमिली मेंबर रेडी है डायलिसिस देने को, सब कुछ देख दाख के एक लाइन डाल के उस टाइम पे एक टेम्पोररी लाइन डाल के 3-4 डायलिसिस करके यू गो स्ट्रेट टू ट्रांसप्लांट एंड द रिजल्ट्स आर मच बेटर। बिकॉज डायलिसिस में क्या होता है, ओवर टाइम मानिए इन्फेक्शन हो गया, उल्टियाँ आ गई, डायलिसिस पेशेंट्स आपके चलते बॉडी वो सह नहीं पाते हैं। नहीं, बिल्कुल सह पाती है। Okay. ये आपको सहना होगा। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द एक्सट्रीम्स ऑफ एज के 3 साल के बच्चे को कर रहे हो या आप 90 साल के कर रहे हो। एवरेज आदमी को सहना मतलब होना चाहिए। इट इज एन एक्सेप्शन। बट बिफोर आई से एनीथिंग, अ लॉट डिपेंड्स ऑन हाउ यू परसीव। यू मतलब पेशेंट। कुछ पेशेंट्स पुअर थिंग, उनका परसेप्शन ही है कि मैं तो डायलिसिस पे मर जाऊंगा, तो उनके लिए हमारे पास वो है। मैं बताना चाहूँगा कि आप ट्राई करके तो देखिए एंड देन यू सी हाउ थिंग्स आर। मेरे बहुत पेशेंट्स हैं, मैं आपको इधर अभी दिखा भी सकता हूँ, वो पूरा ऑफिस करता है डायलिसिस करते हुए। आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हाँ, यही मेरा सवाल था नहीं अभी, हाँ। बोलने का मतलब ऑफिस मतलब वो फावड़े से खेत में काम नहीं कर सकता है, बट ही इज हैविंग अ मीटिंग। द ओनली थिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू टू put a band so that his identity is not disclosed. Exactly. देखिए यही मेरा सवाल था सर आपसे कि क्या कोई ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस के बाद अपना जो नॉर्मल लाइफ है लाइक वर्क में जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है मैडम। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं। अच्छा। अगर आप इंडियन ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं, बट एवरीथिंग हैज टू बी इन अ बैलेंस। अगर आप नॉर्मल सी बोलें कि मैं सेवक रोड में जाके मैं पानी पूरी खाऊंगा, दैट इज नॉट अलाउड। तो लाइफस्टाइल भी इसमें चेंज करना बिल्कुल। यू आर डिसिप्लिन्ड। आप घर का खाना खाइए, आप हिसाब से खाइए, आप एक्सरसाइज करिए, आप इन्फेक्शन देखिए, एंड आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे पेशेंट्स बहुत सारे हैं, दे आर सीनियर मैनेजर्स, तो वो पूरा वर्ल्ड में उनका मीटिंग है, तो दे गो एंड दे मैनेज। बट यस, विद अ लॉट ऑफ बैलेंसेस। अपना मतलब कुछ खाना लेके जाते हैं, दे ईट ओनली रिस्ट्रिक्टेड फूड, दे ईट ओनली मिनरल, मैंने ड्रिंक ओनली मिनरल वाटर, क्लीन वाटर, प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली। सर एक और क्वेश्चन है मेरे जहन पे, दैट इज़ किडनी जो मरीज़ हैं उनको उनके जो टेस्ट है वो कितने टाइम के इंटरवल में करना चाहिए, या फिर फर्स्ट आपको कोई भी पेशेंट अगर आपको पूछे कि मेरे को किडनी डिजीज़ है कि नहीं है, सबसे आसान है, मैं ये बहुत बार बोलते रहता हूँ कि आप उनका एक ब्लड प्रेशर चेक करिए। मतलब आप मतलब जो भी नर्स हो, जो भी हो, आप एक उनका क्रिएटिनिन चेक करिए, जो आजकल छोटे से छोटे लैब में होता है, और एक यूरिन एग्जामिनेशन चेक करिए। उसमें अगर प्रोटीन आता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उससे एक GFR बोल के कैलकुलेट कर सकते हैं। आजकल ऐप बेस्ड है, CKD ऐप, एपी ऐप में आप चेक करिए और ब्लड प्रेशर देखिए। दिस इज अ वेरी गुड स्क्रीनिंग टेस्ट। लगातार मॉनिटरिंग इससे की जा मॉर्निंग नहीं, आपको शक है, आप फॉर एग्जांपल मैं तो यंग हूँ बट मुझे पता नहीं किडनी डिजीज है कि नहीं, हाउ डू आई नो? तो आप ब्लड प्रेशर दिखाइए, बट द रिजल्ट्स हैव टू बी रिलायबल। आप मतलब और क्रिएटिनिन अगर गलत हुआ देन एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट, तो वो करिए एंड इट इज फाइन। रेगुलरली करना कैसे है उसका भी गाइडलाइंस है। CKD कौन से स्टेज पे है, अगर CKD स्टेज 3 पे है तो बोलते हैं कि अराउंड 3 महीने में 6 महीने में आप करिए। एकदम ही नॉर्मल है बट आपको ब्लड प्रेशर है, आपको ओबेसिटी है, आप 1 साल में एक बार चेक कराइए। अगर सब क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ है, GFR कम हो रहा है CKD स्टेज 3A में, उसमें आप 3 महीने में 4 महीने में एक बार चेक कराइए। क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर, क्रिएटिनिन, यूरिन एग्जामिनेशन, वही। हाँ, और मिनिमम और हीमोग्लोबिन भी, ये मोर और लेस हो गया। बट HbA1c ताकि शुगर, कोलेस्ट्रॉल, आपका सिगरेट है तो छोड़िए, वो सब एक साथ करना पड़ेगा, दो दे आर नॉट टेस्ट। और मानिए और भी प्रोग्रेशन होता है, CKD स्टेज 3B जब हो रहा है, GFR कम हो रहा है, तब आप और थोड़ा जल्दी करिए। स्टेज 4 मतलब GFR बिलो 30, तब 1.5 महीने में एक बार। जब आप डायलिसिस के आसपास आते हो तब आपको 1 महीने में एक बार। तो वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे और आप भी उसका एक एल्गोरिदम बना सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है हाउ यू आर फीलिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट डोंट डिनाई द लैब्स।
आपका क्रिएटिनिन 7 है, ऐसे बहुत हैं। मैं तो खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, आप वो नहीं है। आपको एक रिलायबल लेबोरेटरी से वो करा के दोनों का तालमेल करके देन यू विल हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर एंड कम टू अ कंक्लूजन। एग्जैक्टली तो देखिए ये सर ने जो 3-4 टेस्ट है इसके बारे में बताया, ये बेसिक है, आप खुद भी इसमें मॉनिटर कर सकते हो, आप रूटीन इसको बना सकते हो कि हाँ एक लाइक ऐसे टाइम इंटरवल के बाद आप ऐसे टेस्ट करवा सकते हो, अपने एंड से भी करवा सकते हो। उसके बाद आप जाकर अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ज़रूर से डॉक्टर से जाके और बातचीत कर चलते सकते हो। चलते मैं ये बता देता हूँ, जी। दिस इज़ वेरी मैंने कॉमनली आई सी दिस, Yeah. पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि भाई क्या करें, किडनी डिजीज प्रोग्रेशन के लिए क्या करें। अगेन मैं एडल्ट्स के बारे में बात कर रहा ठीक है, हूँ। हाँ। और एक चीज बताना चाहता हूँ, जी। किडनी डिजीज सिर्फ किडनी डिजीज में नहीं आता है। अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज, आप डायलिसिस में जाओगे, उससे कहीं ज्यादा चांस है कि आप मतलब पेशेंट को हार्ट अटैक या स्ट्रोक होगा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। हाँ। तो किडनी, मेरा क्रिएटिनिन मानिए 1.8 है, हाँ। आप डायलिसिस में चले जाओगे, इसका पॉसिबिलिटी से कहीं ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है या आपको स्ट्रोक हो सकता है। बिल्कुल। नाउ द पॉइंट इज, अब मानिए कि क्रिएटिनिन उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो जी सर। क्या करूं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। ओके। कब कितना करना है? द फर्स्ट टारगेट इज 130/80, बेटर इज 120 to 125 अपर वाला मतलब सिस्टोलिक, बाय 70 to 75 डायस्टोलिक। Second, sugar control, HbA1c, around, depending on your age, 7 is the first target, below 6.5 is the next target. Third, cholesterol control. Fourth, don't smoke. Fifth, don't eat too much of non-vegetarian food, but eat proteins in appropriate quantities, and definitely do not eat oily food and all that. Take plenty of fruits and vegetables and salads which are low glycemic index. आप for example mango juice पी रहे हैं, then nobody can help you. That is not a fruit. Avoid juices. They don't contain the fiber. And lastly, please exercise. वेजिटेरियन प्रोटीन्स अगर आपको थोड़ा भी डर लगता है, फॉर एग्जाम्पल चना, राजमा, लोबिया, ground nuts, peanuts, soybean, mushrooms, they are an excellent source of protein. You can eat them guilt free, and there is data to show that the kidney disease progression will also be less if you take care of your weight and other things. ओके। अच्छा, अभी आपने स्मोकिंग के बारे में बताया कि लाइक किस तरीके से, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हाउ स्मोकिंग इम्पैक्ट आवर किडनी एंड लाइक व्हाट इज द बेस्ट वे टू Smoking is an absolute no-no for kidney disease patients. Okay. In fact, I tell patients that if you can't stop smoking, please don't come back to me. ओके। That's important. Because उसके बहुत सारे reasons हैं. Smoking causes, हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी को फाइब्रोसिस कर देता है, मतलब it causes vasoconstriction. So it directly impacts the kidney. Secondly, it increases, there is very good data to show that smoking is related to hypertension control. Hypertension आपको पता होगा कि relates to heart disease. So it is an all pervasive thing. The other things is, if your hypertension goes out of control, you can develop proteinuria. Even if you don't develop proteinuria, there is certain thing called interstitial fibrosis. वही मैं बोल रहा हूँ कि किडनी सिकुड़ गए, but आपको किडनी तो आंखों के सामने से चला गया. So this is very common in smokers. And smoking, besides its other problem, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है जो नहीं करता है. Starting from lung cancer, pancreas, stomach cancers, bladder cancer. So smoking has no place in the management of patients of CKD or other lifestyle diseases. तो देखिए यहाँ पर हम लगातार बातचीत कर रहे डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर। स्मोकिंग, सर ने अभी धूम्रपान को लेकर भी बातचीत की। कई बार ये कहा जाता है, सर ने खुद भी बताया कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं, सर खुद ये कहते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम आप इसे नहीं छोड़ पाए तो दोबारा मत आइएगा। तो ऐसे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े बड़े डिजीज़ेस को मात दे सकते हो। तो लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सर कई बार ये घर घर में देखा जाता है ना कि कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि चलो कुछ पेन हो रहा है बॉडी में कोई भी पार्ट, पेन किलर्स खा लेते हैं। तो पेन किलर्स किस तरीके से किडनी को अफेक्ट करता है?
पेन किलर्स डेफिनेटली इज डायरेक्टली, हमारे भाषा में हम बोलते हैं नेफ्रोटॉक्सिक, मतलब डायरेक्ट किडनी को अफेक्ट करता है. उसके काफ़ी रीजंस हैं. तो वो किडनी को ब्लड पहुंचाने नहीं देता है, डायरेक्ट टॉक्सिन्स होते हैं, उसमें क्रिस्टल्स वो करते हैं. तो ज़्यादा देखिए, दो तरह के पेन किलर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs. फॉर एग्जाम्पल ब्रूफेन, कॉम्बीफ्लैम, फिर एसिक्लोफेनैक, डाइक्लोफेनैक, ये बहुत कॉमन है. वोवेरान, ये निमेसुलाइड, बहुत सारे कॉमन है. हाँ. ये कॉमन नेम्स हैं. हाँ. सो ये ग्रुप नहीं चलेगा. ऑन द अदर हैंड पैरासिटामोल, पैरासिटामोल आधे लोग तो मानने को ही तैयार नहीं होते हैं कि ये पेन किलर है. वो बोलते हैं हमें तो बुखार नहीं है, आप क्यों दे रहे हो. पैरासिटामोल इफ यूज्ड इन प्रॉपर डोजेस इज रीजनेबल पेन कंट्रोल देता है. On top of that, there's something combinations of tramadol and paracetamol which are used. Like for example, Ultracet ऐसे नाम के tablets आते हैं which can be used. उनके भी उल्टियाँ वगैरह आती हैं but they are not kidney toxic. थर्ड है, अगर बहुत सिवियर पेन है, वो पेशेंट्स को जानने का ज़रूरत नहीं है. उसमें हमें फॉर एग्जांपल मॉर्फिन या इस ग्रुप के मेडिसिन दें तो वो हो सकता है. बट दैट इज़ फॉर द डॉक्टर टू डिसाइड. आप पेशेंट के लिए पैरासिटामोल और आपका अल्ट्रासेट, ट्रामाडोल, that is more than enough. Tramadol also is a restricted drug. You have to get a prescription for that. But paracetamol is over the counter and it is reasonably safe. बट अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, आप कितना ले रहे हैं उसमें आना चाहिए आपको. मतलब यू हैव टू बी विद इन दैट रेंज, बिकॉज पैरासिटामोल आपने बहुत हैवी डोज में लिया, बिसाइड्स किडनी प्रॉब्लम इट कैन ऑल्सो कॉज लिवर प्रॉब्लम. तो वो नहीं करना है. बिल्कुल. तो मतलब जो प्रिस्क्राइब किया रहेगा खुद से, मैंने पहले ही कहा कि डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन. इवन इफ यू डू वंस और ट्वाइस, एक बार लिया कि आज रात को बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एंड गेट इट रैटिफाइड कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है. बिल्कुल. सर एक और चीज़ है कि अभी ज़्यादा देखा जाता है कि हम लोग अपने बॉडी को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर बहुत ही कॉन्शियस है. इनफैक्ट हम लोग आज यंगस्टर्स को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं. तो कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि लोग अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो है वो भी कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हैं. तो क्या सप्लीमेंट्स एक रीज़न हो सकता है? I would not like to get into a controversy, but National Institute of Nutrition, Hyderabad, 2025 गाइडलाइंस आया है. उसमें देखिए दे हैव सेड कि सप्लीमेंट्स आर नॉट recommended for the use of the general public. Let me disassociate at this point of time. For example, you are a athlete. For example, आप shot put में खेल रहे हो, दूसरा एक बैडमिंटन खेल रहा है, तो दोनों का रिक्वायरमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो हाउ कैन यू गिव द बैडमिंटन प्लेयर एंड द शॉट पुट प्लेयर सेम डाइट? दैट इज नॉट. सो दैट इज अगेन अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट फॉर पीपल जिनको ये मकसद नहीं है, यू जस्ट वांट टू स्टे फिट, प्लीज फॉलो द बेसिक्स. डोंट गेट इनटू एनी synthetic things, because what I feel is synthetic things that fellow has made it with the idea of selling it. Exactly. Commercial purpose. So I personally, I have no problems in saying it. I am very suspicious. I also go to the gym, but the point is उधर Gadrol ये वो लेके आया. बिल्कुल. जैसे विटामिन डी की बात करें या विटामिन डी भी मैडम मैं यूज करता हूँ, but there is a lot of controversy about vitamin D. But the point is what I use basically हमारे patients में there are recommendations to see that अगर आप विटामिन डी को लोअर लेवल ऑफ नॉर्मल पे रखो, एकदम सीवियर विटामिन, देन इट इज बेनिफिशियल. एटलीस्ट एक्स एंड पेन्स कम हो जाते हैं. आजकल पर्टिकुलरली आई वुड टेल यू नॉट टू गेट इनटू ये जिम में जाके अननेसेसरी क्रिएटिन ये वो सप्लीमेंट्स. प्लीज डोंट गेट इनटू दैट. Eat proteins, eat vegetarian proteins. We are a little skeptic of giving this red meat and this purine-rich diet. For example, crabs, prawns, red meat, we don't generally want it. Anything commercial, for example, a can of Coke is possibly the worst, though it doesn't contain protein. What I'm saying is refrain from anything which is commercially prepared. It's much better to have homemade, like for example, sattu,
सत्तू में आप अगर कुछ प्रोटीन पाउडर डालें, देर आर ग्रेट गुड वे प्रोटीन डाल के यू मेक अ मिक्स ऑफ योर ओन, देर आर डेटास टू शो दैट दे आर गुड. यू विल हैव, उसमें बादाम दीजिए, आप ही खुद बनाइए, सो दैट यू नो व्हाट द इंग्रेडिएंट्स आर एंड यू विल बी हैप्पी. खुद ही अपने लिए बना सकते हैं. बना सकते हैं. देर आर मल्टीपल इन द न्यूज, इन द लिटरेचर. आई डोंट वांट टू टेक पर्टिकुलर नेम्स बट दे सीम प्रीटी रीजनेबल. आप पानी पीजिए. द गुड थिंग अबाउट एक्सरसाइज इज, और देर इज डेटा टू शो, इफ यू वांट टू लूज वेट प्लीज हाइड्रेट योरसेल्फ वेल. सर कितना पानी है, ये भी काफी सारे क्वेरीज आते हैं कि एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए. आप सारा दिन स्टूडियो में बैठे हो, हाँ. दूसरा कोई मानिए 10 किलोमीटर रोज दौड़ रहा है, उसका हाँ, काम ही उसको ऐसे है, हाँ. तो ही और शी विल नीड मच मोर. Exactly. दूसरी बात, हाँ. मौसम कहाँ है इंडिया में, पर्टिकुलरली इट्स अ ट्रॉपिक. अभी देखिए इधर आए हैं, काफी ठंड है, बिल्कुल. तो आई कांट से कि 3 लीटर पानी पीजिए. 3 लीटर पानी पीजिए तो हर समय वो वॉशरूम में ही बैठा रहेगा. बिल्कुल. On the other hand, during summers, 3 liters may not be enough. Exactly. Particularly, I come from Hyderabad, Guntur and all, 47, 48 is the temperature during peak summers. So, to answer the question straight for an adult, I always say, आप इतना पानी पीजिए, and this is from the stone literature, Okay. कि around आपको 3 से 3.5 लीटर यूरिन आए in an adult in 24 hours. It doesn't matter कब आ रहा है. हाँ. पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर, बिकॉज मेनी टाइम्स क्या होता है, किडनी के वजह साथ में डायबिटीज, हार्ट भी खराब है, देन दे हैव टू फॉलो द लोकल डॉक्टर्स एडवाइस. बट आई एम वेरी वेरी अगेंस्ट क्रिएटिनिन 1.2 है, आप पानी कम पीजिए, क्रिएटिनिन और भी बढ़ जाता है. So in early stages of diabetes or renal failure, please don't restrict the fluid. Drink. But वो भी नहीं है कि आप 12 लीटर 14 लीटर पानी पी रहे हैं. ओवरहाइड्रेट मत करो, उसमें प्रॉब्लम्स है. ड्रिंक, यू पास 3 लीटर्स ऑफ यूरिन, यू आर फाइन, नो प्रॉब्लम्स. दैट्स ग्रेट. तो देखिए जैसे सर ने बताया कि ओवर हाइड्रेट भी नहीं करना है, आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है. एग्जैक्टली. तो और आप क्या खाना खा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो, पानी थोड़ा ज़्यादा पीना पड़ेगा. ऑफ कोर्स ये बहुत तकनीकी बातें हैं, बट दैट्स उतना नहीं जाना है भाई मैं क्या काम करता हूँ. अब फॉर एग्जाम्पल एक मैराथन रनर, ही मे बी ड्रिंकिंग 10 लीटर्स ऑफ वाटर. एग्जैक्टली. ड्रिंकिंग, सो आई कांट कंपेयर हिम विद माई सेल्फ. बिल्कुल. तो दैट, ये कॉमन सेंस रहना है रादर देन कितना पानी पीऊं. सो इफ यू आर्ग्यू डिफरेंटली कि आप अगर एडल्ट 2.5 to 3 liters ऑफ यूरिन इन 24 hours, यू आर फाइन. तो ये अपने अपने ऊपर है, अपने अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है. साथ ही साथ देखिए जैसे सर ने बताया कि टेम्परेचर और सभी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है. सर लाइफस्टाइल के बारे में हमने बहुत सारी बातचीत की. सर परफेक्ट मैसेज क्या रहने वाला है तमाम लोगों को, तमाम लोगों के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि कहीं ना लोगों के पास मिथ ज़्यादा है, लोग ज़्यादा सोचते हैं, अवेयर नहीं है इसको लेकर. तो क्या कहना चाहिए? It is your hard work and your motivation which will solve the problem. Exactly. सिर्फ भाषण देने से और गूगल करने से नहीं होगा. And if you start early, start definitely, don't have doubts and don't leave it in between. अगर and don't have to do extreme things. आपको 120 किलो वजन उठाने का जरूरत नहीं है. Start early. Whatever you enjoy, take a form of exercise which you enjoy. Then you will be able to control. Do a bit of or a mix of cardiac exercises, a little bit of weight training, and safe exercises, bench press and all this planking and all this, with a mix and match, and you will be fine. Keep your weight under check. Don't get into unnecessary habits, particularly smoking, drugs, etc. Even tobacco. It will just drain your money, your resources and your health, and you should be fine. एग्जैक्टली. तो देखिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज हमने चर्चा की, और मैं बता दूं कि आप सर से ज़रूर से कंसल्ट कर सकते हैं. सिलीगुड़ी में भी सर कैसे आपसे कांटेक्ट करे कोई, क्या आप इसका विवरण देना चाहेंगे? हाँ, मैं इधर महीने में एक बार आता हूँ, सेकेंड सैटरडे, एंड आई थिंक आपको नंबर हम दे देंगे. ओके, हमारे दिया हुआ ये जो वीडियो है इसके नीचे पे देखिए आप स्क्रॉल, एक नंबर ज़रूर से डिस्प्ले हो रहा है. इस नंबर के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सिलीगुड़ी वासियों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. आप कह
सकती हूँ, क्योंकि देखिए कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम हैदराबाद जाके वहाँ पे चिकित्सा लें, बल्कि सर खुद हमारे शहर सिलीगुड़ी पे आते हैं। जैसे सर ने बताया कि वो यहाँ पर आते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हो और अपनी जो भी समस्याएं हैं वो ज़रूर से आकर चर्चा कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, थैंक्स अ you. लॉट। आज हमने Thank you very बहुत much. सारी चीज़ों को आपसे जाना और कहीं ना कहीं ये खबर समय और हमारे तमाम दर्शकों के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में साबित हुआ। सर थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों हम ज़रूर से फिर से जुड़ेंगे आप सभी के साथ एक नए एपिसोड के साथ पॉडकास्ट के। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।